तहरीक आदम एतमाद के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में खलबली मची हुई है और रोज़ाना हम आपको रिपोर्ट करते हैं कि आज फ़लाने की फ़लाने से मुलाकात हुई है, ये डेवलपमेंट्स हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक बात फैक्ट है सारी सूरत हाल में, मतलब कि अगर मैं हतमी तौर पे आपको नहीं बता सकता इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद वसूख के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त इत्तेहादियों का झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ है। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, परवेज़ इलाही का स्टेटमेंट है जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। यानी कि पंजाब की स्पीकरशिप के बावजूद और वफाक में और सूबे में वजारतों के बावजूद वो इत्तेहादी होते हुए गवर्नमेंट के ये कह रहे हैं कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि इत्तेहादियों का झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ है। और अगर ये झुकाव कायम रहता है तब तक जब तक कि वोटिंग होनी है इमरान खान साहब की तहरीक आदम एतमाद पर, तो फिर ये बात भी यकीनी हो सकती है कि इमरान खान साहब के खिलाफ वो कामयाब हो जाए और वो प्राइम मिनिस्टर ना रहें। इमरान खान साहब की आज की जो स्पीच थी, अगर आप उसको सुने तो उसमें वो अपनी बहुत सारी अचीवमेंट्स गिनवा रहे थे कि 3.5 साल में इस हुकूमत ने आप लोगों के लिए ये किया। एक तासुर के तौर पे आप कह सकते हैं, ये तासुर भी मिला किसी लम्हे में कि शायद ये किसी किस्म की कोई फेयरवेल स्पीच तो नहीं, हालांकि वैसे अदरवाइज इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। और मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक आदम एतमाद कामयाब होने जा रही है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के जहन के किसी कोने में ये बात थी कि अगर तहरीक आदम एतमाद कामयाब होती है तो मैं लोगों के सामने अपनी परफॉर्मेंस तो रखूँ, 3.5 साल में मैंने क्या किया, क्या डिलीवर किया। तो ये बातें करते हुए क्या कहा इमरान खान ने, सुनिए। पहले तो मैं आपको ये कि आपको हमने वोटिंग राइट दिलवाया, क्योंकि मेरा हमेशा मैं समझता था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हमारा असासा है, उनकी वोट भी होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा उनको इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने 3.5 साल में इतना ज़्यादा काम नहीं किया। पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं, रेमिटेंसेस आपकी वजह से रिकॉर्ड हुई है, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि 6,000 अरब तक टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा अहलियत थी, सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंस थी इस मुश्किल वक्त से डील करने की, वो टॉप में पाकिस्तान था। 5.6% ग्रोथ रेट हुई जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी वाइस प्रेसिडेंट, उसने कहा हमें हैरत है कि पाकिस्तान जिस तरह ऊपर गया। बिल गेट्स ने आके पाकिस्तान के मॉडल की तारीफ की। इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को रखा कि इन्होंने जिस तरह निकले हैं इस मुश्किल वक्त से। 4 रिकॉर्ड फसलें हुई हैं पाकिस्तान की तारीफ। 1100 अरब रुपया गया देहात के अंदर, 65% पाकिस्तान देहात में है। रिकॉर्ड मोटरसाइकिल सेल्स, रिकॉर्ड ट्रैक्टर सेल्स, रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल्स, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। रिकॉर्ड इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज मजदूर नहीं मिलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, सारी पुरानी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई है। कंस्ट्रक्शन में 1500 अरब रुपया, कभी भी इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन में जनरेट नहीं हुआ जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी। ये जो सारी ऑपोजिशन को चैलेंज करता हूं, किसी चीज में हमारा मुकाबला करो, हर चीज में हम तुम्हारे से आगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब की आज की तकरीर थी जिसमें वो अपनी तमाम अचीवमेंट्स का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं चैलेंज करता हूं कि किसी गवर्नमेंट ने 74 सालों में 3.5 साल में इतना काम नहीं किया होगा जितना काम हमने किया। अब तहरीक आदम एतमाद के हवाले से आप पॉलिटिशियंस को और हम लोगों को तो रोज़ाना सुनते हैं, हमने सोचा कि क्यों ना एक आम आदमी से भी पूछा जाए कि तहरीक आदम एतमाद कामयाब होने जा रही है या होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमने जो लोगों से इंटरेक्ट किया तो उनका क्या कहना था वो भी आप। कामयाब होनी नहीं चाहिए, कामयाब हो जाएगी। उनका ये शौक भी पूरा करने के वज़ीर आज़म जो है घर चले जाएंगे, हमें तो ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल लाजमी करनी चाहिए, बल्कि पहले कर देनी चाहिए थी। कम से इससे तो बेहतर हाल हो ही जाएंगे। जो पहले लोग थे कम से कम हम लोगों को मुश्किलात नहीं थी। हम लोग गरीब बंदा, अब तो अमीर बंदा अमीर हो गया और गरीब बंदा गरीब तर हो गया। अब इसलिए हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। वो पहले नहीं निकाल सके तो अब कहाँ से निकालेंगे। कोई 30 साल से हुकूमत कर रहा है, कोई 50 साल से हुकूमत कर रहा है। इमरान खान को अगले 5 साल भी आना चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई हो रही है या कुछ हो रहा है तो इसके पीछे कोई वजह हो सकती है। इमरान खान को 5 साल अपने पूरे करने चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो अपनी जगह पे सही कर रहा है। अवाम को भी इस चीज़ का शाउर नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तरीके तुम्हें बात तो कामयाब होगी अगर वोट होंगे तो ठीक है, मगर सीधी सी बात है कि यार इसके बाद क्या चोरों को फिर आना चाहिए। 3 दफ़ा बारियाँ नहीं है, फिर नहीं ये कौम सुधर रही तो फिर ठीक है भाई। इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। ये सब मुनाफिक लोग हैं, ये सब हारेंगे। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वज़ीर आज़म को, और तहरीक आदम एतमाद कोई कामयाब नहीं होनी, सिर्फ ड्रामेबाजी है। इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए ताकि हमारा मुल्क इंतशार से महफूज रहे और पीसफुली तब्दील जाए। वज़ीर आज़म को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कौम को बर्दाश्त पैदा करें, इंतज़ार करें। अल्लाह बस नेकी करे अवाम के साथ, अल्लाह पाक भला करे अवाम का।
اس نے جانا چاہیے اس کو. اتنے سارے چور جو اکٹھے ہو گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا کریڈٹ وزیر اعظم پاکستان کو جانا چاہیے. تو یہ آپ سن رہے تھے مختلف شہروں سے پاکستان کے عوام سے جو ہم نے یہ سوال پوچھا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونی چاہیے ناکام ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل تقریباً 80% کے قریب کی رائے یہ تھی کہ ناکام ہونی چاہیے اور وزیر اعظم کو فی الحال گھر نہیں جانا چاہیے. اب اس میں سیمپلنگ ایرر ہو سکتا ہے لیکن ہم جتنا میکسیمم لوگوں سے انٹریکٹ کر سکتے تھے ہم نے کیا. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر کو گھر جانا چاہیے تو کیوں جانا چاہیے؟ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونی چاہیے تو کیوں ہونی چاہیے؟ بہت سی باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پچھلے 3.5 سال کی پرفارمنس ہے اس پہ بذات خود میں نے ایک اینکر کی حیثیت سے بہت تنقید کی اور جہاں پہ مس گورننس تھی، جہاں پہ کرپشن تھی، جہاں پہ کوئی نالائکی تھی اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو یہ تمام باتیں 3.5 سال میں ہوئی ہیں کیا اس سے پہلے نہیں تھیں یا ایسے ہی تھیں یا اس سے زیادہ تھیں اس سے پہلے پچھلے ادوار حکومت میں؟ مثال کے طور پہ اکثر یہ بات سامنے آتی رہی ہے کہ پاکستان میں جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے آٹا مافیا بڑا سرگرم ہے اور پھر گندم جو ہے ہم نے پہلے ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی. تو بہت سارے لوگوں کو یہ لگا کہ یہ جو گندم مافیا یا آٹا مافیا پاکستان میں سرگرم ہوا ہے یہ عمران خان کے دور حکومت میں ہوا ہے. لیکن اگر آپ سٹیٹسٹکس چیک کریں اور میں خود حیران ہوا یہ دیکھ کے کہ یہ صرف ایک آدھ دور کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 10 سال کی یا 15 سال کی یا 20 سال کی بات نہیں ہے. 1960 سے کوئی ایک ایسا سال نہیں ہے جب پاکستان نے باہر سے گندم امپورٹ نہ کی ہو. تب کیا پاکستان نیچرل اکانومی نہیں تھا؟ کیا تب ہم زرعی ملک نہیں تھے؟ ہم زرعی ملک تھے لیکن اس کے باوجود 1960 سے اب تک there is not even a single year جب پاکستان، یہ میں آپ کو لسٹ دکھا رہا ہوں اسکرین پہ، there is not even a single year there has not even been a single year جس میں آٹا مافیا سرگرم نہ ہو، ہم نے گندم جو ہے وہ امپورٹ نہ کی ہو. تو یہ مافیا تو بڑے عرصے سے سرگرم تھا، یہ بات درست ہے. دوسرا بات چینی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 1950 کا ہے شوگر ملز کنٹرول ایکٹ اور تب سے منوپلی قائم ہے پاکستان میں چند بڑے لوگوں کی جنہوں نے شوگر ملیں بنائی ہیں، اس کے بعد وہ عوام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان کا کارٹل بنا ہوا ہے، منوپلی ہے. دس از ناٹ اونلی اباؤٹ 2018 اور 2021. 1950 سے یہ منوپلی ہے اور عوام کا استحصال ہوتا ہے. IMF یہ پہلی دفعہ پاکستان نہیں گیا. ایوب خان کے دور سے لے کے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، جنرل ضیاء الحق تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، نواز شریف صاحب تھے، مشرف صاحب تھے، پھر پیپلز پارٹی کا دور ہے. ایوری سنگل گورنمنٹ ہیز گون ٹو دی IMF. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ پاکستان ہیز گون ٹو دی IMF. اس کے علاوہ جتنے بھی پرابلمس تھے، مثال کے طور پہ مہنگائی ہے، غربت ہے، انصاف کے لیے لوگ دھکے کھاتے ہیں، نظام فرسود ہے، اس کو بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری تو دہائیاں پہلے بھی تھی نا. تو یہ جو پرفارمنس ہے 3.5 سال میں، کیا یہ کنکلوسیو ہے؟ کیا یہ اس سے بری ہے؟ اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور عوام اس کا فیصلہ کریں گے.